तरफ से आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वेबिनार है उसका शीर्षक आप देख सकते हैं। ये कमोडिटी इंडेक्सेस के ऊपर है। एनसीडीएक्स ने रिसेंटली कमोडिटी इंडेक्सेस के अंदर सेक्टोरियल इंडेक्सेस लॉन्च किए थे लास्ट मंथ, गोआरएक्स और सोएडेक्स के नाम से। और लास्ट ईयर हम लोगों ने एग्रीडेक्स लॉन्च किया था जो एक कंपोजिट इंडेक्स था। तो इसी के ऊपर आज का सेशन रहेगा हमारा। हाँ, आज मेरे साथ हमारे जो गेस्ट स्पीकर जुड़े हुए हैं वो अमोघ घोटकास्कर जी। उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसा कि वो पिछले लगभग 11 से ज़्यादा सालों का उनको एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का एज ए ट्रेनर। और लगभग मोर देन उन्होंने 275 ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किए हैं अभी तक, और अक्रॉस इंडिया उन्होंने सेशन ये लिए हैं अभी तक। और तो उन्होंने जैसे सिम्बोसिस जैसे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी एज ए गेस्ट लेक्चरर अपने सेशन लिए हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उनको इनवाइट करूँगा कि आज का सेशन वो स्टार्ट करें। अमोक जी। थैंक यू। सो सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एनसीडेक्स के बारे में थोड़ा समझकर, उसके बाद में आगे जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा वैसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एनसीडेक्स यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, जिसकी स्थापना जो है वो 2003 में की गई थी। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है और रेगुलेटर जैसे हम जानते हैं कि कमोडिटी मार्केट्स का सेबी है। सो ये एक्सचेंज भी सेबी के अंडर ही अपना जो कामकाज है वो करता है। अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें एनसीडेक्स के, तो एलआईसी, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नाबार्ड ऐसे बड़े बड़े जो दिग्गज है अपने अपने क्षेत्र में वो इसके शेयर होल्डर्स है, बड़े सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज हम एनसीडेक्स पे ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इंडाइसेस भी आज जिसके ऊपर हम डिटेल में भी बात करेंगे वो सभी इसके ऊपर मौजूद है ट्रेडिंग के लिए, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। मेंबर्स की बात करें तो क्लाइंट बेस इनका 35 लाख से ज्यादा आज की डेट पे इनके क्लाइंट्स है। ट्रेडिंग की बात करें तो 49,000 टर्मिनल्स के थ्रू और 1000 से ज्यादा सेंटर्स के थ्रू इसकी ट्रेडिंग की जाती है। और वेयर हाउसेस की बात करें तो 594 से ज्यादा वेयर हाउसेस इनके मौजूद है। इंडाइसिस की बात करें जो आज अपना टॉपिक है और जिसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करने वाले हैं आगे जाके, तो एग्रीडेक्स जैसे कि संजीव सर ने अभी बताया मई 2020 में लॉन्च किया गया था, जो पहला इंडिया का, भारत का सबसे पहला एग्री इंडेक्स था। और इसके बाद ही पिछले महीने में 2021 अगस्त में गोआरेक्स और सोएडेक्स ऐसे दो इंडाइसिस भी लॉन्च किए गए थे, जो कि सेक्टोरल इंडाइसिस हम कहते हैं, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये भी दो इंडाइसिस लॉन्च किए गए। ये थोड़ा बहुत मैंने अभी आपको एनसीडेक्स जो एक्सचेंज है, नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, इसके बारे में आपको बताया। आगे बात करेंगे तो कमोडिटी एक्सचेंज की अगर बात करें तो इवोल्यूशन किस तरह हुआ है, कैसे कमोडिटी एक्सचेंजेस आगे गए, कैसे बढ़ते गए, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करें तो 1900 दशक में, 19 सेंचुरी में बॉम्बे कॉटन ट्रेडिंग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बॉम्बे कॉटन ट्रेडिंग एसोसिएशन जो है वो एक रीजनल एसोसिएशन है, ट्रेडिंग एसोसिएशन है, जो आज की डेट में भी बॉम्बे में अगर आप कभी गए हो तो कॉटन ग्रीन नाम का एक रेलवे स्टेशन है, उसके लेफ्ट साइड पे अगर आप सीएसटी की तरफ जा रहे हो तो एक पुरानी बिल्डिंग अभी भी आपको दिखाई देती है, और बड़े बड़े गोनिया लेके बहुत से लोग आगे जाके ऐसे आगे पीछे घूमते हुए वो बिल्डिंग के नजर आएंगे। वो कॉटन ट्रेडिंग एसोसिएशन की बिल्डिंग है, जो बॉम्बे कॉटन ट्रेडर्स एसोसिएशन के नाम से शुरुआत किया गया, और अभी भी उसकी ट्रेडिंग की जाती है। आगे बात करें 1910 से 1930 के बीच में बाकी भी कमोडिटीज की ट्रेडिंग शुरू की गई, जैसे कि ऑयल सीड्स है या रॉ जूट है। इसके बारे में डिटेल में बाद में हम थोड़े बहुत जो कमोडिटीज देखने वाले हैं तभी हम उनकी बात भी करेंगे। फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन जो कि इनका रेगुलेटर है, कमोडिटी मार्केट्स का रेगुलेटर है, इसकी स्थापना 1953 में, 1953 में की गई। और उसके बाद में बहुत ज्यादा एक्टिविटी भी कमोडिटी मार्केट्स में देखी गई, बहुत वोलेटिलिटी देखी गई, मार्केट ऊपर नीचे, कीमत ऊपर नीचे होते गई, और कहीं केसेस होल्डिंग के भी सामने आए थे। इसीलिए एक बैन लगाया गया कमोडिटी मार्केट्स पे, बहुत सी कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं थी, जो कि 2001 में जाके ये बहुत सी कमोडिटीज जो बैन की गई थी अलग अलग कारणों की वजह से, इसके बीच में 2001 तक
बैन किया गया। उसके बाद में खुशरो कमिटी, काबरा कमिटी, इनकी स्थापना की गई। इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए और जिससे धीरे धीरे करके ये कमोडिटीज खुली की गई और जो 2001 में पूरी तरह ये कमोडिटीज ओपन की गई और ट्रेडिंग के लिए वापस खुलवा दी गई। इसके बाद में 2003 में 3 नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस शुरू किए गए। इनके लिए परमिशन लिया गया और बाद में ये एक्सचेंजेस शुरू किए गए। इसके बाद में सेबी इनका रेगुलेटर 2015 में बना, जो कि फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में विलीन किया गया और इसके बाद ही सेबी 2015 सितंबर से मार्केट का रेगुलेटर है। आगे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये सबसे ऊपर ये मार्केट में है और जिसके नीचे सेबी की स्थापना की गई है और इसके नीचे सभी नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस या नेशनल एक्सचेंजेस हम जिन्हें कहते हैं वो है, जैसे कि एनसीडेक्स मैंने आपको बताया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, आईसेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन 5 मेन जो नेशनल एक्सचेंजेस है ये सभी सेबी के अंडर ही कैपिटल मार्केट्स में आती है। अगर कमोडिटीज की आगे बात करें क्षेत्र की, तो सितंबर 2015 में, जैसा मैंने आपको कहा, सेबी ने पूरा मार्केट टेक ओवर किया एज अ रेगुलेटर और इसके बाद में धीरे धीरे करके अलग अलग पार्टिसिपेंट्स जो है इनको परमिशन दी गई। जैसे कि सबसे पहले कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस जो प्रोडक्ट है वो उपलब्ध नहीं था, वो जून 2017 में उपलब्ध किया गया, कराया गया। इसके बाद में सेबी ने कैटेगरी 3 की जो एआईएफ्स है उनको भी परमिशन दी मार्केट में ये करने की, पार्टिसिपेट करने की। इसके बाद में इक्विटी और कमोडिटी आर्म्स ऑफ ब्रोकिंग, इनको भी इंटीग्रेट करने की परमिशन दी गई। जो पहले सिर्फ इक्विटी होता था वो अभी इक्विटी और कमोडिटी साथ साथ ही इंटीग्रेट करने की परमिशन दी गई। बैंकों को या बैंकों की सब्सिडियरीज को भी ये प्रोडक्ट्स यानी कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन दी गई और बैंक्स को प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बनने की परमिशन थी सितंबर 2017 में। सितंबर 2017 में आप देखो तो बहुत मार्केट में, कमोडिटी मार्केट्स के लिए बहुत सी नई नई उपलब्धियां पॉसिबल हुई है। सितंबर 2018 में देखें तो एफपीआईज को भी परमिशन दी गई कि वो हेजिंग के लिए इंडियन कमोडिटी मार्केट्स का सहारा ले सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके। आगे जाके मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को भी ये मार्केट में परमिशन दी गई पार्टिसिपेट करने के लिए, सहभाग लेने के लिए। और जून 2019 में सेबी द्वारा सबसे पहला कमोडिटी इंडेक्स लॉन्च करने की परमिशन दी गई, जो कि एनसीडेक्स के द्वारा एग्रीडेक्स शुरुआत हुआ है। सबसे पहला जो इंडेक्स है, कंपोजिट इंडेक्स है, उसके बारे में हम अभी बात भी करेंगे। ये 2019 में परमिशन मिलने के बाद में लॉन्च किया गया। एक एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में हम थोड़ा बहुत देखें तो ओवरऑल जो इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर्स है, उनकी ओवरऑल अगर हम साइज देखें तो 2018 में 283.68 इतनी यूएसडी बिलियन, आगे जाके 2019 में थोड़ी कम होके 267.9 यूएसडी बिलियन पे गई और 2020 में वापस थोड़ा बढ़ा है मार्केट, मगर 2018 से कम ही रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के वजह से थोड़ा इंपैक्ट भी मार्केट में देखा गया। अगर खरीफ और रबी सीजन्स की बात करें, ये 2 क्रॉपिंग पैटर्न्स माने जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि रबी सीजन और खरीफ सीजन, ये 2 क्रॉपिंग पैटर्न्स है जो दुनिया भर में पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेट किए जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो रबी का जो एरिया है उसमें सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट है वो व्हीट या गेहूं जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये कमोडिटी के लिए यूज किया गया। इसके पीछे ही पल्सेस, इसके बाद ऑयल सीड्स, फिर कोर्स सीरियल्स और फिर राइस यानी कि चावल। ये सभी कमोडिटीज रबी सीजन में आपको दिखाई देती है भारत में जो उगाई जाती है। और दूसरी जगह अगर हम बात करें तो खरीफ सीजन में अगर हम देखें या क्रॉपिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा राइस यानी कि चावल की सोइंग की जाती है। इसके पीछे ही ऑयल सीड्स है, इसके पीछे आपको कोर्स सीरियल्स दिखाई देंगे, फिर पल्सेस, उसके बाद में कॉटन और फिर शुगर केन। ऐसे तरह से आप अगर देखो तो बहुत से अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज भारत में उगाई जाती है और वो सभी आपको एनसीडेक्स के द्वारा
ट्रेडिंग के लिए भी उपलब्ध कराई गई है। अगर ट्रेंड्स की बात करें, अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो है या रिलेटेड सेक्टर्स के जो एक्सपोर्ट्स है वो 2018 में 38.21 इतने यूएसडी बिलियन थे, जो थोड़े बढ़कर 2019 में 38.54 हुए। फिर 2020 में जैसा मैंने आपको कहा थोड़ा कोविड का इंपैक्ट दिखाई दिया मार्केट पे, और वापस अभी 2021 के फाइनेंशियल ईयर में वो बढ़ता, यानी 41.25 यूएसडी बिलियन इतना दिखाई दे रहा है। अगर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की बात करें 2021 में, तो सबसे ज्यादा, जैसा हम खरीफ और रबी सीजन्स में भी हमने क्रॉपिंग पैटर्न में देखा है, चावल बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है जो इंडिया से किया जाता है, राइस। सो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट राइस का किया गया है। इसके पीछे आपको मरीन प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, इसके पीछे आपको स्पाइसेस, उसके बाद में मीट जो बफेलो मीट होता है वो, फिर शुगर, और उसके पीछे ही कॉटन और ऑयल मिल रिलेटेड प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज, ये सभी एक्सपोर्ट्स की जाती है भारत से। सो ये जो स्लाइड है वो आपको एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाने के लिए मैंने अभी दिखाई है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का इंडियन कमोडिटी मार्केट्स में कितना ज्यादा, या इंडियन इकोनॉमी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो एक आइडिया देने के लिए आपको ये अभी मैंने स्लाइड दिखाई है। कोई भी आपको प्रश्न हो तो हम लास्ट में आपके प्रश्न भी लेने वाले हैं। सो जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी आपको आपने पूछना चाहो, आप लास्ट में सेशन के पूछ सकते हैं। अभी आगे जाते हैं। सो अगला पॉइंट जो है वो हमें कमोडिटीज के बारे में, जैसा आपको कहा कि 24 अलग अलग कमोडिटीज एनसीडेक्स पे उपलब्ध है। अगर कैटेगरीज के बात करें तो 6 कैटेगरीज में ये सभी को विभागा गया है। सबसे पहले देखें तो सीरियल्स एंड पल्सेस है, इसके बाद ही स्पाइसेस, फिर फाइबर्स है, फिर गवार कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 मेन प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें डिटेल में हम आज बात करेंगे, ऑयल एंड ऑयल सीड्स, मेटल्स, और जो लेटेस्ट प्रोडक्ट या सेगमेंट बनाया गया है जो 7वां अभी कैटेगरी हम कह सकते हैं, वो है इंडाइसेस, जिसमें 3 मेजर इंडाइसेस हैं जिसके ऊपर आज हम हमारा जो सेशन है वो डिटेल में करने वाले हैं। सो इस तरह से सभी प्रोडक्ट्स या सभी कमोडिटीज को आप यूज करके इन्वेस्टमेंट के लिए, आप डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो करने के लिए यूज कर सकते हो। बात करें तो 24 अलग अलग कमोडिटीज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अवेलेबल है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो 7 अलग अलग कमोडिटीज में ऑप्शंस अवेलेबल है। और इंडाइसेस की अगर हम बात करें, जो आज का हमारा विषय है, इसमें 3 मेजर इंडाइसेस हमें अवेलेबल है, उपलब्ध है। सो सबसे पहला जो हम आज इंडाइस या इंडेक्स के बारे में जो बात करेंगे वो है एग्रीडेक्स, जो कि एक ओवरऑल या कंपोजिट इंडेक्स हम उसे कह सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा इंडेक्स लॉन्च किया गया वो है सेक्टोरल इंडेक्स, गवार ये सेक्टर से या ये विभाग से रिलेटेड है। और तीसरा जो लॉन्च किया गया वो है सोयाबीन से रिलेटेड, उसे सोएडेक्स यानी सोए इंडेक्स ऐसा उसे कहा जाता है। सो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एग्रीडेक्स से। सो एग्रीडेक्स, जैसा मैंने आपको बताया, ये भारत का सबसे पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चरल फ्यूचर्स इंडेक्स है, जो कि 10 अलग अलग कमोडिटीज को मिला के, कंबाइन करके ये इंडेक्स बनाया गया है। सो अगर हम देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कमोडिटी है, जो सबसे बड़ी इसमें कंपोनेंट या घटक है, वो है चना। इसके बाद ही अगर हम बात करें तो सोयाबीन, फिर सोया ऑयल, उसके बाद में कॉटन, उसके बाद में गवार सीड, फिर गवार गम, फिर जीरा, उसके बारे में हम बात करेंगे टर्मरिक, कैस्टर सीड और राई यानी मस्टर्ड सीड। सो ये अलग अलग कमोडिटीज अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हम हमारे रोज की डाइट में या रोज के हमारे खाने में ये मेजॉरिटी कमोडिटीज, सो ये 10 कमोडिटीज है, 10 में से ऑलमोस्ट हम 6 से 7 कमोडिटीज ऑलमोस्ट हमारे रोज के व्यवहार में, जीवन में हम यूज करते हैं। सो ये इंडेक्स जो है ये हमारे रोज के जीवन से बहुत रिलेट कर जाता है। और इसीलिए इंडिविजुअल, जैसा मैंने आपको कहा, कमोडिटीज में तो आप कर ही सकते हो इन्वेस्टमेंट या डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, मगर एक ही साथ में अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा या फिर आपको अपने रिस्क कम करने के लिए पोर्टफोलियो में एक एडिशन करना होगा, तो एक ही साथ में सभी अलग अलग कंपोनेंट्स को लेकर आप एग्रीडेक्स के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका एक्सपोजर इसमें आप ले सकते हो।
सो ये सभी कमोडिटीज में अगर हम देखें तो रबी और खरीफ का अगर हम सब डिवीजन करें इसमें, तो खरीफ 63% आता है इसमें, ये 10 कमोडिटीज में, और रबी पैटर्न जो है वो 37% कवर हो जाता है। सो इसमें भी एक कहीं कंपोनेंट बेस्ड आपको दिखाई देगा। दूसरी जगह अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें यानी कैटेगरीज की बात करें, तो ऑयल एंड ऑयल सीड सबसे बड़ा इसमें कंपोनेंट है जो कि 49% ऑलमोस्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है पल्सेस जो 18% है, फिर है गवार जो 17% है, फिर अदर्स जो बाकी के आते हैं 9%, और स्पाइसेस 7%। सो अगर हम कैटेगरीज की भी बात करें, अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज की बात करें, तो वो भी इसमें आपको एक बहुत अच्छा इसका मिश्रण देखने को आपको इसमें मिल सकता है। सो ये एडवांटेज इसमें क्या है? सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग कंपोनेंट्स को मिला के ये पर्टिकुलर जो एग्रीडेक्स है या एग्रीकल्चरल इंडेक्स हम कह सकते हैं, वो बनाया गया है। हर एक कंपोनेंट को यानी हर एक कमोडिटी को अपनी अपनी एक वैल्यू दी गई है जिसे वैल्यू वेटेड कहा जाता है। अगर फ्लोर और कैप की बात करें तो कितना कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए या कितना कम होना चाहिए, इसकी भी एक लिमिट यहां पे दी गई है जिसे फ्लोर और कैप कहा जाता है। ये कमोडिटीज जो मैंने आपको अभी जस्ट बताई, ये कमोडिटीज का जो मिश्र है या जो एक कंपोनेंट है, ये फाइनेंशियल ईयर वित्तीय साल 2021-22 के लिए है। मगर अगले साल शायद ये कमोडिटीज को रीबैलेंसिंग भी किया जाएगा। हर साल 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को इसका रीबैलेंसिंग किया जाएगा। पिछले साल के लिए अलग कमोडिटीज, ये साल के लिए अभी जो मैंने आपको दिखाया वो कमोडिटीज है। अगले साल शायद कोई कमोडिटीज अलग भी इसमें आ सकती है, कोई ऐड हो सकती है, कोई डिडक्ट हो सकती है, कम हो सकती है। ये जो अपडेशन है डेटा का या अपडेशन है कमोडिटीज का, ये रीबैलेंसिंग 1 अप्रैल को हर साल किया जाएगा। इसके बाद में अगर रोल ओवर की हम बात करें तो पहले 3 दिन जो भी एक्सपायरी मंथ होगा, इसका एंडिंग मंथ जो भी होगा, ये पहले 3 दिन में आप इसकी रोल ओवर भी कर सकते हो अगले महीने के लिए या अगले सीरीज के लिए। और कमोडिटी सिलेक्शन की बात करें तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ही कमोडिटीज को, यानी कि रॉ मटेरियल टाइप कमोडिटीज या वर्किंग प्रोग्रेस रिलेटेड कमोडिटीज को भी इसमें कंसिडर किया जाता है, जिसे अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम कमोडिटीज कहा जा सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको यूनिट ऑफ ट्रेडिंग एक लॉट रखा गया है, जो कि एक लॉट यानी 500 यूनिट्स, ऐसा इसे कहा जाएगा। सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो कैश सेटलमेंट इसमें किया जाएगा, यानी कि आपको कोई भी कमोडिटी की फिजिकल डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जो भी प्रॉफिट होगा, जो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉफिट होगा, वो आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाएगा, और अगर लॉस है तो उतना पैसा आपको भरना पड़ सकता है। अगली बात करें तो मैक्सिमम ऑर्डर साइज भी इसमें रखी गई है, जो कि 50 लॉट्स, इतना ही आप ज्यादा से ज्यादा ये एग्रीडेक्स में, एग्रीकल्चरल इंडेक्स जो है, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। टिक साइज जो इसकी है वो है 0.25, यानी कि प्राइस मूवमेंट अगर आप उसमें प्लस या माइनस, ऊपर या नीचे देखोगे तो 0.25 से बढ़कर आगे या नीचे, ऊपर या नीचे होते रहेगी। अगर ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक इसकी ट्रेडिंग की जाएगी, जो कि करंटली आज की तारीख में 9 से सिर्फ 5 बजे तक की जाती है। और 5 बजे जो भी एक्सपायरी का डे होगा, जो भी लास्ट उसका डे होगा ट्रेडिंग का, कॉन्ट्रैक्ट का, 5 बजे का टाइम लेके जो भी प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी कैश सेटलमेंट यानी कि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी इसका एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी मंथ है, उसका लास्ट ट्रेडिंग डे जो भी होगा, उस दिन पर 5 बजे की प्राइस लेके इसका जो भी सेटलमेंट है वो किया जाएगा। इस तरह से एग्रीडेक्स में आप अपनी ट्रेडिंग जो है वो आप कर सकते हो। अगर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल की बात करें, 1 सितंबर 2020 से अगर 13 सितंबर 21 तक का हम डेटा देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो एक अपवर्ड ट्रेंड आपको इसमें नजर आ रहा है। जिससे आप ये समझ सकते हो कि जो ट्रेडिंग इसमें हो रही है वो बहुत ही हेल्दी ट्रेडिंग हो रही है, और इसमें आपका परफॉर्मेंस भी आगे जाके एक पॉजिटिव आउटलुक या एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। अगर इसका कंपैरिजन हम बाकी के इंडाइसेस से करें तो कोरिलेशन कितना इसमें दिखाई देता है। एग्रीडेक्स का अगर कोरिलेशन हम निफ्टी के साथ ले ले तो 0.25% का कोरिलेशन इसमें आपको दिख रहा है। अगर हम एग्रीडेक्स का सेंसेक्स से कंपेयर करें तो 0.2524
टाइम्स का कोरिलेशन हमें इसमें दिख रहा है, और गोल्ड के साथ अगर कंपेयर करें तो 0.23, और वैसे ही सिल्वर के साथ भी 0.23 टाइम्स का कोरिलेशन इसमें दिख रहा है। सो सभी जगह हमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है, जिससे हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी एग्रीडेक्स भी हम हमारे पोर्टफोलियो के लिए एक एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक हम एसेट क्लास करके हम यूज कर सकते हैं। सो ये जो डेटा कैलकुलेशन के लिए लिया गया है, ये फाइनेंशियल ईयर वित्तीय साल 2020-21 के लिए हमने लिया है। अगर अभी हम सेक्टोरल इंडाइसिस की बात करें, सो अभी सेक्टोरल इंडाइसिस जैसा मैंने आपको बताया दो मेन प्रकार के हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो पहले थोड़ा बहुत सेक्टोरल इंडाइसिस के बारे में हम समझते हैं। सो ये प्राइस बेस्ड इंडाइसिस होते हैं जो कीमत से निगडित होते हैं या रिलेटेड होते हैं, और इसकी जो ट्रेडिंग है ये आपको उस क्षेत्र के या उस सेगमेंट के कमोडिटीज का एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही साथ में हम यूज कर सकते हैं। सो इसमें भी आपको ये चार मेन चीजें दिखाई देगी। सबसे पहले तो कंपोनेंट्स। सो इसमें भी जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेक्टर से या सेगमेंट से रिलेटेड कंपोनेंट्स होंगे। इसमें भी जो कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे उसको एक पर्टिकुलर वेट, वैल्यू वेटेड जिसे हम कहते हैं, वैसा किया जाएगा। इसकी भी रीबैलेंसिंग की जाएगी, जो कि फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर वित्तीय साल के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को इसकी रीबैलेंसिंग की जाएगी। और इसमें भी कैप और फ्लोर आपको दिखाई दिया है, जहां पे मैक्सिमम कंपोनेंट 70% का एक हो सकता है और मिनिमम जो है वो कम से कम 30% यानी कि फ्लोर कंपोनेंट जो है, फ्लोर प्राइस जिसे या परसेंटेज जिसे कह सकते हैं, वो 30% का वेट होना चाहिए। ये 3 स्टेप्स में हमें इसका कैलकुलेशन या स्टेजेस हम पकड़ सकते हैं। सबसे पहले तो कमोडिटी सिलेक्ट की जाएगी कि कौन सी कमोडिटी, कौन सा सेगमेंट आपको इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद में उसके वेट्स जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे, और उसके बाद में इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाएगी। सो कैसा ये प्रोसीजर आगे बढ़ता है वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो कमोडिटी सिलेक्ट की जाएगी। सो कमोडिटी सिलेक्ट करने के लिए 3 बेसिक रूल्स यूज किए जाते हैं, जिसे कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। सो सबसे पहला तो जैसा मैंने आपको कहा कि वो कमोडिटी एक पर्टिकुलर सेक्टर की ही होनी चाहिए। अलग सेक्टर की कमोडिटीज को आप एक इंडेक्स में नहीं ले सकते, यानी कि सेक्टोरल इंडेक्स में नहीं ले सकते। दूसरी जो रूल है या दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि पिछले 12 महीनों तक जब आप वो कमोडिटी सिलेक्ट कर रहे होंगे, पिछले 12 महीनों के बीच में अगर ट्रेडिंग की बात करें तो कम से कम ये जो कमोडिटी आप सिलेक्ट करोगे वो 90% ऑफ द ट्रेडिंग डेज इसकी ट्रेडिंग होनी जरूरी है। और अगर हुई नहीं है तो ये कमोडिटी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं बैठेगी। सो इसीलिए पिछले 12 महीनों में, मतलब एक साल में पिछले 90% ऑफ द ट्रेडिंग डेज, 90% उस ट्रेडिंग डेज में उसकी ट्रेडिंग होनी जरूरी है, तो ही ये कमोडिटी इंडेक्स में इंक्लूड करने के लिए एलिजिबल कही जा सकती है। और इसका जो वॉल्यूम का डेटा है, वो वॉल्यूम का जो डेटा है वो कम से कम पिछले एक साल तक अवेलेबल होना, उपलब्ध होना जरूरी है। ये है तीसरा रूल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। इसके बाद में प्रोडक्शन वेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। सो प्रोडक्शन वेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, जो कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन यानी कि एवरेज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी उसकी प्राइस है एवरेज प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का प्रोडक्शन जो है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, और इसे वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कहा जाएगा, जिसे टोटल प्रोडक्शन वैल्यू सभी कमोडिटीज की जो इंडेक्स के अंदर है उसकी टोटल प्रोडक्शन वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा, और इससे आपको प्रोडक्शन का वेट मिलता है। वैसे ही आपको अगला कैलकुलेशन भी करना होता है इसमें, वो है लिक्विडिटी वेट का कैलकुलेशन। सो लिक्विडिटी वेट के कैलकुलेशन के लिए ट्रेड वैल्यू, जो कि ट्रेड वैल्यू इन क्रोर्स होता है, पिछले 12 महीनों तक का जो वैल्यू है क्रोर्स में, करोड़ों में, वो टोटल ट्रेड वैल्यू से जो भी कमोडिटीज है सभी टोटल ऐड करके उसकी वैल्यू को उससे डिवाइड किया जाएगा। इस तरह से लिक्विडिटी वेट का कैलकुलेशन किया जाएगा। और एक बार आपको लिक्विडिटी परसेंटेज और कमोडिटी परसेंटेज मिल जाए, उसके बाद में कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज की कैलकुलेशन की जाती है, जिसका फॉर्मूला है 0.5 इंटू द CLP यानी कि कमोडिटी लिक्विडिटी परसेंटेज, और उसमें
0.5 इंटू कमोडिटी प्रोडक्शन परसेंटेज यानी CPP को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू ली जाती है। इस प्रकार से कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी या लाई जाएगी। इसमें भी कैप और फ्लोर ये रखा गया है, जो कि हाई साइड पे 70% कैप होता है और लोअर साइड पे 30% का फ्लोर कंपोनेंट या इंडेक्स परसेंटेज हर एक इंडिविजुअल कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज में रखा जाता है। अभी आपको शायद एक प्रश्न होगा कि हम कमोडिटीज के थ्रू तो हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हम इंडेक्स को प्रिफर क्यों करें? सो सेक्टोरल इंडेक्स हो या कंपोजिट इंडेक्स हो, तो इसमें हम क्यों ये पर्टिकुलर चीज को हम इंक्लूड करें हमारे पोर्टफोलियो में? ऐसा शायद आपको एक प्रश्न हो सकता है। सो सबसे पहला एडवांटेज इसमें ऐसा है कि इसकी जो कीमत है वो बहुत कम लगाई जाती है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू इंडिविजुअल कमोडिटी। सो इसकी जो कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो कंपैरेटिव कम है, ब्रोकरेज कंपैरेटिवली इसमें कम लगाई जाती है। दूसरी जगह ये कैश सेटल्ड है। जैसा मैंने आपको कहा, कोई भी कमोडिटी की आपको यहाँ पे डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह कैश सेटलमेंट के थ्रू किया जाएगा। इसकी जो मार्जिन है वो भी कंपैरेटिवली आपको इंडेक्स या सेक्टोरल या कंपोजिट इंडेक्स में कंपैरेटिवली कम नजर आती है। एक एक यूनिट भी आप इसमें ले सकते हो कंपैरेटिवली मार्केट लॉट के अकॉर्डिंग, इसीलिए ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही आपके लिए सहूलियत है और आप इस तरह से आपकी ट्रेडिंग इसमें शुरू कर सकते हो। कोरिलेशन जैसा हमने अभी ऑलरेडी थोड़ी देर पहले एग्रीडेक्स का आपने जैसे देखा, वो कंपैरेटिवली बाकी के एसेट क्लासेस से यहाँ पे कोरिलेशन कम है और जिसकी वजह से आप एक एडिशनल एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से आप यूज करके इसे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इंडिकेटर की बात करें तो एक पर्टिकुलर सेक्टर का आपको एक ये डायरेक्शन दे सकता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर कहां जा रहा है या कहां जा सकता है। इसका एक इंडिकेटर हमें ये इंडेक्स के थ्रू मिल सकता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी कमोडिटीज को साथ में लेकर एक इंडेक्स का कंपोनेंट या वेट पकड़कर एक टोटल इंडेक्स बनाया जाता है। ये इंडेक्स में आप कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग भी बहुत इजीली, बहुत सहूलियत से आप कर सकते हो। कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग यानी कि एक ही बार में तो अलग अलग आप कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके अलग अलग महीनों की या सीरीज की कॉन्ट्रैक्ट को आप लेके इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसे कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग भी कहा जाता है। सो ये सभी चीजों की वजह से आपको एक एडवांटेज है कि आप ये इंडेक्स को यानी एग्रीडेक्स को फॉर एग्जांपल हमने जिसके बारे में अभी तक बात की है, वो यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग या आपकी इन्वेस्टमेंट जो भी है वो पोर्टफोलियो में एक एडिशनल आप एसेट क्लास बना के डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। जैसा मैंने कहा, आप इंडिविजुअल कमोडिटीज या इंडेक्स दोनों ही जो आपको इजी लगे, सहूलियत आपको जिसमें दिखे, वहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आगे बात करें तो गुआरेक्स, अभी हम सेक्टोरल इंडेक्स में जा रहे हैं। सो गुआरेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 अलग अलग प्रकार की सीरीज है, जो कि नियर सीरीज, मिड सीरीज और फार सीरीज, ऐसा 3 आपको अलग अलग सीरीज दिखाई देंगी। टिक साइज अगर हम देखें, जो कि कीमत ऊपर नीचे होते दिखाई देगी, वो यहाँ पे 1 रुपए की है। सो जो भी मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखेगी वो ऊपर 1 या नीचे 1 रुपए के अकॉर्डिंग जाते रहेगी। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग की बात करें तो एक लॉट यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के लिए रखा गया है, जो कि कम से कम 100 यूनिट्स को मिलाकर एक लॉट यहाँ पे यानी कि एक मार्केट लॉट बनाया गया है। ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक इसकी ट्रेडिंग की जा सकती है, सोमवार से शुक्रवार तक, जो कि एग्रीडेक्स में हमने देखा था। और सेटलमेंट जो इसमें होगी, जो कि कैश सेटलमेंट वापस एक बार होने वाली है, वो आखिरी दिन जो भी एक्सपायरी का दिन होगा उसके 5 बजे की कीमत लेके अकॉर्डिंगली उसकी जो कैश सेटलमेंट है वो की जाएगी। सो उस हिसाब से इनिशियल मार्जिन जो इसमें रखा गया है वो 10% यानी कि 10% इनिशियल मार्जिन रखा गया है, और इसके बाद में आगे की जो भी मार्क टू मार्केट मार्जिन होगी उसके हिसाब से उसकी जो सेटलमेंट है, इंटरिम सेटलमेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो होते जाएगी। और लास्ट डे पे जो भी आखिरी दिन पर जो भी कीमत होगी 5 बजे की, उस हिसाब से इसकी कैश सेटलमेंट की जाएगी। अगर गुआरेक्स की अगर हम बात करें तो गुआरेक्स में हमें 2 अलग टाइप के कमोडिटीज दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो कि रॉ मटेरियल कमोडिटी, रॉ मटेरियल जैसा कमोडिटी है, वो है गवार सीड।
और जिससे गवार गम निकलता है। सो अगर हम इंडेक्स की कंपोनेंट देखें तो इसीलिए रॉ मटेरियल की जो कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा है, जो कि 63% गुआर सीड की कंपोनेंट है, और उससे जो निकलता है जो कि गवार गम कहते हैं वो 37% की कंपोनेंट यहाँ पे रखी गई है। सो एक ही साथ आपको दोनों ही कमोडिटीज का मिश्रण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इस इंडेक्स की कंपैरिजन देखें परफॉर्मेंस की, तो 1 अप्रैल 2020 से लेके अगर हम मार्च 21 तक देखें, एक वोलेटाइल ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा नीचे फिर ऊपर फिर थोड़ा नीचे ऊपर। सो ओवरऑल एक वोलेटिलिटी आपको इस गवार इंडेक्स में दिखाई दे रही है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो वोलेटिलिटी बहुत से बार अच्छी भी मानी जाती है, बिकॉज हमें एंट्री और एग्जिट के लिए प्राइसेस या एक पर्टिकुलर स्पॉट्स भी इसमें हमें मिल सकते हैं। सो इसीलिए एक एनसीडेक्स का जो गवार इंडेक्स है इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी इसमें आपको शायद ये भी प्रश्न पड़ेगा कि आगे जाके गवार इंडेक्स कहाँ जाएगा, कहाँ जा सकता है। सो इसीलिए हमने थोड़ा बहुत जो अवेलेबल रिपोर्ट्स है मार्केट में उसकी सहायता लेके आपको एक प्रोजेक्शन भी दिखाने की हम अभी कोशिश कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्शन देखिए तो सबसे मेजर जो कंपोनेंट है जो कि जनसंख्या, जो कि पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ओईसीडी एंड एफएओ का जो एग्रीकल्चरल आउटलुक रिपोर्ट है 2021 का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इसका हमने रिपोर्ट 2021 का एग्रीकल्चरल आउटलुक रिपोर्ट का की सहायता ली है। और उसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल जनसंख्या जो देख रही है 1950 के टाइम से लेके 2050 तक का हमने अगर एक प्रोजेक्शन लगा लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एशिया है, बिकॉज एशिया में सबसे दो बड़े देश यानी कि जनसंख्या या पॉपुलेशन से रिलेटेड इंडिया और चाइना है, और ये दोनों ही इसकी जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है वो 2050 तक बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल पॉपुलेशन जो एक मेजर फैक्टर माना जाता है जिससे प्रोडक्शन और कंजम्पशन, इंपॉर्टेंट कंजम्पशन इसमें निकलता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गुआर मार्केट का आउटलुक क्या है। सो गवार मार्केट का अगर हम आउटलुक देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2019 में इसकी जो साइज थी, यानी गवार गम की जो साइज थी मार्केट की, तो अप्रोक्सीमेटली 64.96 मिलियन की साइज थी। 2025 तक अप्रोक्सीमेटली एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मार्केट 1.33 बिलियन तक का ये मार्केट हो जाएगा। इतना एक अंदाज है, जो कि कंपाउंडेड रेट से अगर हम देखें 2019 से 25 तक तो एक 7.5% अप्रोक्सीमेटली का कंपाउंडेड रेट लेके ये मार्केट बढ़ते दिखाई दे रहा है। अगर हम ओवरऑल गवार गम की बात करें तो ये गवार गम यूज कहाँ होता है। सो ये जो गवार गम है ये 3 अलग अलग टाइप्स में यूज होता है। सबसे पहला तो कुछ चिपकाने के लिए, यानी गम जिसे कहते हैं या जेलिंग फंक्शन जिसे कहते हैं, उसमें यूज होता है। इसके साथ ही थिकनिंग के लिए यूज होता है, और फ्रिक्शन रिड्यूसिंग जिसे लुब्रिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है उसमें भी ये यूज हो सकता है। सो अगर 2020 में बात करें तो 2020 में जेलिंग फंक्शन जो है यानी कि चिपकाने के फंक्शन के लिए अप्रोक्सीमेटली 34.7% जो ओवरऑल मार्केट है गुआर गम का, उसमें से 34.7% जेलिंग फंक्शन के लिए यूज किया जा रहा था 2020 में। मगर राइट साइड में अगर आप देखो तो 2020 से 26 तक का अगर हम एक अंदाजा लगाए तो अप्रोक्सीमेटली 50% से ऊपर इसका ट्रेंड आपको या एक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। मतलब अगर हम आगे की बात करें तो शायद ऐसा दिखाई दे रहा है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जेलिंग फंक्शन में ज्यादा इसका यूज होने वाला है, और जिसके वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक हमें इस गवार गम के लिए जेलिंग साइड में यानी चिपकाने वाले फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं। दूसरी अगर बात करें तो थिकनिंग का जो फंक्शन है या सब सेगमेंट है, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होते दिखाई दे रही है, जो अप्रोक्सीमेटली 7.8% कंपाउंडेड रेट से होते दिखाई दे रही है। और अगर इंडस्ट्रियल गुआर गम की बात करें कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में जैसे कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग है या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है या फार्मा, जो कि आज कोविड के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी इंडस्ट्री मानी जा रही है, ऑयल एंड गैस है या माइनिंग एंड एक्सप्लोजिव्स है, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस गुआर गम की यूज या इसका जो
ये है उपयोग है वो किया जा रहा है। और अप्रोक्सीमेटली 45% इसकी जो डिमांड आती है वो इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रीज में से आती है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो गुआर गम का साइज अप्रोक्सीमेटली 183.7 मिलियन इतना 2020 के साल में था। सो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जा रहा है। अगर आगे की बात करें तो एशिया पैसिफिक जो मार्केट है, ये मार्केट में जिसमें इंडिया भी आता है ऑफ कोर्स, गुआर गम का कंजम्पशन होते नहीं दिखता। सो हम गवार गम सेवन नहीं करते, यूज नहीं करते इंडिया में, मगर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि इंडिया में प्रोडक्शन रिलेटेड अगर हम देखो तो दुनिया में से 80% प्रोडक्शन इंडिया से निकलता है, और जो कि मेजरली राजस्थान, गुजरात और हरियाणा से भारत में से आता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के लिए कि जो कंजम्पशन है वो भले ही बहुत ही नेग्लिजिबल हो, कम हो इंडिया में, लेकिन प्रोडक्शन रिलेटेड इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है गुआर मार्केट में ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर एशिया पैसिफिक की ग्रोथ की बात करें तो 2020 से 28 साल तक कंपाउंडेड रेट से अगर हम देखें तो 8.3% के हिसाब से ये मार्केट बढ़ते दिखाई दे रहा है। सो बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक, वापस मैं एक बार कहना चाहूंगा कि इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली प्रोडक्शन से जो रिलेटेड है 80% जहां इंडिया से ये पूरा गुआर गम का प्रोडक्शन होते दिखाई देता है, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा से वापस एक बार कहना चाहूंगा। सो ये जो है, ये गुआर गम एशिया पैसिफिक में जो डिमांड आती है वो फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए आते दिखाई दे रही है। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक, बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है गवार के लिए। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की बात करें तो ये दो मार्केट से जो डिमांड आती है वो आती है स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस, ये सेक्टर से रिलेटेड। सो ऑयल एंड गैस ये पर्टिकुलरली जो डिमांड आती है वो मेजरली यूएस से आती दिखाई देती है, और फूड इंडस्ट्री या फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से जो आती है वो मेजरली यूरोप या यूरोपियन यूनियन रिलेटेड जो कंट्रीज है वहां से आते दिखाई देती है। अफ्रीका की बात करें तो इसमें ज्यादा कोई इंपैक्ट ओवरऑल आगे जाके दिखाई नहीं दे रहा है। और लैटिन अमेरिका की बात करें तो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से वापस एक बार इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक डिमांड दिख रही है जो कि प्रोसेस्ड फूड्स के लिए आ रही है। सो प्रोसेस्ड फूड्स यानी कि ये जो गवार गम है वो चीज, सॉसेज, सूप है, या एनिमल्स के लिए जो प्राणियों के लिए अलग अलग प्रकार का चारा बनाया जाता है या फीड बनाई जाती है, उसमें भी इसका यूज होते दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से अगर हम देखें तो ओवरऑल एक गवार मार्केट के लिए, अगर हम एक और मैंने रिपोर्ट आपके सामने अभी रखी है जो मॉर्डर इंटेलिजेंस इस कंपनी का रिपोर्ट है, 2016 से 2026 का एक यहाँ पे स्टडी किया गया, अभ्यास किया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो 2021 से 2026 तक ये रिपोर्ट भी एक बहुत अच्छा एवरेज कंपाउंडेड 4.2% का दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो गवार मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया मेजर जो प्रोडक्शन आती है वो भारत से, इंडिया से 80% आती है। इसके पीछे ही आपको पाकिस्तान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और बाकी के सभी देश प्रोडक्शन में दिखाई देंगे, बट मेजरली जो है वो इंडिया से ही आ रहा है। अगर ग्रोथ की भी बात करें तो मेजर ग्रोथ जो है वो वापस एक बार आप नीचे वाले अगर इमेज में यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी आपको हाई ग्रोथ इंडिया में दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव आउटलुक हमें गवार के लिए या गवार मार्केट के लिए दे रहा है। सो इस रीजन के लिए, इस कारण के लिए आप गवार मार्केट को, गवार कमोडिटी को, जैसा मैंने कहा गवार सीड हो या गवार गम हो, ये दोनों ही कमोडिटीज को आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर आगे जाके जो भी आपके एनालिसिस हो, जो भी आपकी स्टडी हो, वो यूज करके आप इसे एक अपने एडिशनल एसेट क्लास या एडिशनल एक इन्वेस्टमेंट की तरफ आप इसका रुख होते हुए आप कर सकते हो। सो इस तरह से आप गवार को या गवार मार्केट को या गवार रिलेटेड कमोडिटीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। आगे अगर बात करें तो सोयाबीन के बारे में बात करें तो सोयाडेक्स, जो कि सोयाबीन रिलेटेड जो इंडेक्स है एनसीडेक्स का, उसमें भी आपको 3 अलग अलग सीरीज दिखाई देती है, जो कि नियर सीरीज, मिड सीरीज और फार सीरीज है।
इसमें भी आपको जो टिक साइज है वो ₹1 ऐसे ही है, जो कि आगे ऊपर की साइड भी ₹1 बढ़ते दिखाई देगा या फिर नीचे की तरफ भी ₹1 कम होते दिखाई देगा। सो मूवमेंट ₹1 से आपकी ऊपर या नीचे होते दिखाई देती है। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग की बात करें तो एक लॉट जो है वो 100 यूनिट्स का इसमें आपको है। और ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक ये इंडेक्स आपको ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। और इसमें भी कैश सेटलमेंट के थ्रू लास्ट डे पे यानी कि एक्सपायरी डे पे 5 बजे की जो प्राइस होगी उस हिसाब से इसका कैश सेटलमेंट किया जाएगा। और इसमें भी जो इनिशियल मार्जिन है वो 10% यानी कि 10% रखी गई है। इसकी अगर हम ओवरऑल कंपोनेंट्स देखें तो इसमें भी आपको दो कंपोनेंट्स है। रॉ मटेरियल जो है जो कि सोयाबीन है, जो 69% कंपोनेंट आपको इस इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। और रिफाइंड सोया ऑयल जो कि इसका एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, वो 31% पे रखा गया है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2020 से मार्च 21 तक एक क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस तरह डेफिनेटली आगे भी एक पॉजिटिव ट्रेंड ही नजर आते हुए हमें यहाँ पे दिख सकता है, जो आगे जाके हम प्रोजेक्शंस के थ्रू भी समझने की हम जरूर इसमें कोशिश कर सकते हैं। अगर वापस एक बार देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड हमें पॉपुलेशन में दिख रहा है, जहां पे कंजम्पशन और प्रोडक्शन रिलेटेड आपको एक फैक्टर या एनालिसिस के लिए आपको एक मुद्दा यहां पे मिल सकता है। सो सोयाबीन मार्केट की अगर हम बात करें तो सोयाबीन ये जो प्रोडक्ट या कमोडिटी है, इसमें दो चीजें आ सकती है। सबसे पहला जो आता है वो है मील रिलेटेड, जो कि 80% निकलता है और 20% जो है वो ऑयल के लिए निकलता है। सो जो मील इसमें से निकलती है बीन से या वो सोयाबीन से निकलती है, वो एनिमल फीड के लिए 97% और फूड प्रोडक्ट्स जो कि सोया रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स है उसके लिए 3% यूज की जाती है। और जो ऑयल निकलता है वो ऑयल 68% फूड में यानी खाना रिलेटेड या खाने के रिलेटेड जो भी पदार्थ है या प्रोडक्ट्स है उसमें यूज किया जाता है। फिर 25% है वो पेट्रोल रिलेटेड जैसे कि बायो डीजल है या बायो हीट रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स है उसके लिए यूज किया जाता है। और 60% जो बचता है वो इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जैसे कि पेंट्स हो या प्लास्टिक्स हो या क्लीनिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, इसमें वो ऑयल यूज किया जाता है। सो ओवरऑल सोयाबीन का महत्व क्या है? सो अगर हम यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की अगर बात सुने या उनकी बात अगर समझे तो वो ऐसा कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 65% को ये दुनिया के लोग हैं उन्हें दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है जिसे लैक्टोज कहा जाता है वो पचाने में या डाइजेस्ट करने में आगे जाके जैसा कि एज बढ़ता है वैसे प्रॉब्लम होते हुए दिखाई देती है। और जिस वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डेयरी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है या दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो पचाने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए कहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है। मगर अगर दूसरी ओर की हम बात करें तो दूध रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो हम पचा ना सके या डाइजेस्ट ना हम कर पाए तो प्रॉब्लम यह है कि फिर प्रोटीन कहां से मिलेगा, बिकॉज प्रोटीन भी तो हमें बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। सो इसीलिए दूध से रिलेटेड जो भी हमें प्रोटीन्स मिलते हैं या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसी सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन्स हमें सोयाबीन से भी मिल सकते हैं। और इसीलिए बहुत से लोग जिन्हें दूध सेवन करने में प्रॉब्लम होती है, कितनों को तो दूध अच्छा ही नहीं लगता या दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं लगते, ऐसे लोग। और दूसरी जगह जैसा मैंने आपको बताया कि जिनको एज की वजह से धीरे धीरे दूध रिलेटेड प्रोडक्ट को पचाने में या डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे लोग ये दोनों प्रकार के लोग धीरे धीरे सोयाबीन की तरफ होते हुए दिखाई देते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि सोयाबीन की जो ओवरऑल डिमांड है वो भी धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है। बहुत से आज लोग ऐसे भी लोग हैं जो अपने ओवरऑल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए यानी फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, जैसे जापानीज लोग को माना जाता है कि जापानीज लोग जो है वो बहुत फिट होते हैं। अभी वो फिट होने का एक कारण ये भी है कि वो अपने सेवन में अपने डाइट में सोयाबीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए धीरे धीरे करके जापानीज लोगों को देखकर एक ओवरऑल पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है कि फिटनेस अगर आपको मेंटेन करना है तो थोड़ा सोयाबीन आपको अपने डाइट में रखना जरूरी है। ऐसा भी एक अपनी मानसिकता या मेंटालिटी होते दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो सोयाबीन की जो मार्केट है
वो 2016 से 26 की अगर हम बात करें, एक ट्रेंड प्रोजेक्शन अगर हम लगाए, वापस मॉर्डर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की मैं सहायता ले रहा हूं इसमें, 2021 से 26 तक 3.5% के कंपाउंडेड रेट से ये मार्केट बढ़ते दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट साइज की बात करें 2020 की, तो भारत का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं है सोयाबीन के लिए, मगर एक मीडियम लेवल का एक मार्केट हम इसे जरूर सोयाबीन के लिए कह सकते हैं। अगर दूसरी जगह सोयाबीन ऑयल की हम बात करें, तो सोयाबीन ऑयल का कंपैरेटिवली जो ग्रोथ है किसी रिपोर्ट के हिसाब से ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सोयाबीन है, इसका एवरेज जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो 3.5% दिख रहा है रिपोर्ट के हिसाब से। ये होगा ही ऐसा हमें तो पता नहीं है, मगर एक अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं। और वही अगर सोयाबीन ऑयल की बात करें तो वो 5.78% से बढ़ते दिखाई दे रहा है। यानी कि इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम जाए तो सोयाबीन ऑयल का कंपैरेटिवली मार्केट में डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सोयाबीन। मगर ये चीज भी हमें याद होनी चाहिए कि सोयाबीन जो है वो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल है जिससे ऑयल निकलता है। सो ये भी हमें एक कंपोनेंट की याद रखनी है। और इसीलिए जैसा मैंने आपको कहा कि इंडिविजुअल कमोडिटी तो दोनों अवेलेबल है एनसीडेक्स पे, हम दोनों के थ्रू जा सकते हैं, मगर एक ही साथ अगर हम करना चाहे तो सोइडेक्स ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारे सामने उपलब्ध है, जो यूज करके हम दोनों ही को साथ में हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सोयाबीन मार्केट आउटलुक अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो सोयाबीन का जो कल्टीवेशन है या एक्रिएज जिसे कहा जा सकता है, वो इंडिया में आपको 91 का डेटा है और 2029 का प्रोजेक्शन लगाया गया है। अभी ये सभी जो अभी आपको मैं रिपोर्ट्स दिखा रहा हूं या इमेजेस दिखा रहा हूं, ये यूएस डिपार्टमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के डेटा के थ्रू लिया गया है। और इनमें अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो 2019 या 20 से 2029 का एस्टिमेशन लगाया गया है, जिसका बेस 91 से 19 का डेटा लिया गया है जिसके लिए। सो अगर इसकी बात करें तो इंडिया में ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड आपको 2029 तक वापस एक बार एक्रियाज में दिखाई दे रहा है। उसी बाजू में अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन में इंडिया कहीं पे वैसे बहुत बड़ा माना नहीं जाता। सो इंडिया का जो ओवरऑल आउटलुक है इस मार्केट के लिए, सोयाबीन के लिए, वो पर्टिकुलरली प्रोडक्शन रिलेटेड मार्केट है। जैसा इसमें भी गवार में भी हमने देखा कि कंजम्पशन गवार का या सोयाबीन का कंपैरेटिवली इंडिया में इतना नहीं होता जितना कि प्रोडक्शन के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। सो इसीलिए अगर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन कहां से आता है, तो लैटिन अमेरिका से या साउथ अमेरिका से या नॉर्थ अमेरिका से या यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन नेशन है वहां से। सो डिमांड प्रोडक्शन इंडिया से निकलेगा और सप्लाई सॉरी, और अगर डिमांड की बात करें या प्रोडक्शन कंजम्पशन की बात करें तो वो निकलेगा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इसी सभी ओवरऑल डेटा को अगर हम समझे तो ओवरऑल हमें नेट ट्रेड देखें तो उसमें भी आपको यही पर्टिकुलर रीजन्स में आपको एक पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे रहा है। देखो आप अगर ग्रीन कलर देखो तो लैटिन अमेरिका है, यूएस है, इसमें यूरोप है। सो ये सभी में आपको एक पॉजिटिव डिमांड आगे भी 2029 तक, हम सभी डेटा जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 2029 तक का हम डेटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव ट्रेंड इसे दिख रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा कि प्रोडक्शन इंडिया से निकलेगा, सो इसीलिए इंडिया एज अ मार्केट अगर हम देखें तो इसमें बहुत ही एक अच्छा आउटलुक हमें इसमें होते दिखाई दे सकता है। अगर पिछला डेटा अगर हम देखें कि सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल का अगर हम डेटा देखें तो 2006 से 2020 का अगर हम डेटा देखें तो अप्रोक्सीमेटली इसमें आपको ग्रोथ दिखाई तो दे रही है। कंपैरेटिवली आप इसको देखो तो 335 से लेके 379 तक आया, जिसमें 2010 से लेके अप्रोक्सीमेटली 2014 तक इसमें ग्रोथ दिखी, वापस थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड आपको इसमें दिखाई दिया है। वैसे ही सोयाबीन ऑयल में भी आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली वही ट्रेंड आपको इसमें दिखाई देता है। मगर अगर 2020 का हम डेटा देखें, अभी ये डेटा भी जो मैंने अभी लिया है ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का ये रिपोर्ट है जून 2021 का, जिससे ये डेटा हमने लिया है। और अगर 2020 का डेटा देखें तो इसमें बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। सो
391 से इसका जो शुरुआत हुई थी प्राइस की ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में, वो आगे बढ़ते बढ़ते 643 तक 2021 में तक पहुंची है, जो बहुत ही एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको या एक अपवर्ड ट्रेंड आपको यहाँ पे सोयाबीन हो या सोयाबीन ऑयल हो, दोनों में आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड इसमें दिख रहा है। और यही अगर हम कोरिलेशन से भी कंपेयर करें कि अगर हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, ये जो प्रोडक्ट या कमोडिटी है इंसिडेक्स की, अगर वही कमोडिटी को हम सीबॉट की कमोडिटी से कंपेयर करें, सीबॉट है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, यूनाइटेड स्टेट्स का ये कमोडिटी चेंज है, इससे अगर हम कंपेयर करें तो इसमें भी एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें 2020 और 2021 में दिखता है, जो कि एक हमें ट्रेंड एस्टैब्लिश करते हुए दिखाई दे रहा है कि इसमें आगे जाके एक पॉजिटिव आउटलुक ना कि सिर्फ इंडिया में बट एक ओवरऑल ग्लोबल आउटलुक में भी अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें इस तरह से दिखाई दे सकता है। और अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स की सहायता भी अगर हमने ली, जो कि अपनी डिस्कशन में अभी ली है, उसमें भी हमें एक पॉजिटिव आउटलुक इसमें दिख रहा है। सो इसीलिए मैं वापस एक बार आपको कहना चाहूंगा कि इंडिविजुअल कमोडिटीज के साथ ही आप इंडाइसिस को एक साथ, दोनों कमोडिटीज को, जैसा कि सोयाबीन ऑयल है या सोयाबीन है, या फिर जैसे कि गवार सीड है या गवार गम है, सो गवार एक्स जो है या फिर सोइडेक्स जो है, ये दोनों को आप यूज करके अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी तरह जैसा रोज के अपने सेवन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उसमें 10 अलग अलग कमोडिटीज के साथ ही आप एग्रीडेक्स का इस्तेमाल करके भी आप अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और टॉपिक की अगर हम ओवरऑल एक कंक्लूजन करें तो गाइडलाइंस आपके लिए थोड़े बहुत मैं बताना चाहूंगा कि कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन सी चीजों को आपको नहीं करना है, इस बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो, फिर वो कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड हो या ओवरऑल कोई भी प्रकार की आपकी इन्वेस्टमेंट हो, हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आप सभी इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर इकट्ठा करें, उस जो इंफॉर्मेशन है उसको समझे, जानकारी को समझे। अगर आप ना समझ पाओ तो कोई एक्सपर्ट्स को आप वो पूछे और फिर ही आप अपना जो भी डिसीजन है वो आप ले। हमेशा याद रखिए कि आपको जब भी ट्रेडिंग करनी हो, रजिस्टर्ड मेंबर जो है एक्सचेंज में, रजिस्टर्ड जो मेंबर्स है उनके थ्रू ही आपको करना है। आपकी केवाईसी आपको पूरी तरह कंप्लीट करनी है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है उसके लिए वो सभी आपको प्रोवाइड करना है। रिस्क को आपको समझना है, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज हर एक ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई प्रकार की रिस्क जरूर होगी। सो वो कौन सी रिस्क है और वो रिस्क आप लेना चाहते हो कि नहीं, ये आपको समझकर फिर ही आपको वो इन्वेस्टमेंट है। बहुत से बार हम दूसरों को देख के कोई इमिटेशन करने की कोशिश करते हैं कि उसने वो किया है तो मैं भी करता हूं, या उसने वो नहीं किया इसलिए वो मैं नहीं करता हूं, ऐसा भी हम करने की कोशिश करते हैं। मगर ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि हर एक की रिस्क लेने की कैपेसिटी या ताकत अलग अलग होती है, और इस तरह से वो समझकर उसका अभ्यास करके फिर ही आप अपना जो भी डिसीजन हो वो आप ले सकते हो। हमेशा याद रखो कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप कैपिटल मार्केट्स में करो तो उसके लिए आपको एक रिसीट या बिल या कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलना बहुत जरूरी है, और वो आपको अगर ना मिल रहा हो तो उसके रिलेटेड आप कंप्लेंट भी उस ऑर्गेनाइजेशन या ब्रोकर के या सब ब्रोकर के पास आप कर सकते हो। हमेशा याद रखिए कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो एक्सचेंज से रिलेटेड करो, कोई भी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस आप करने की कोशिश ना करें, बिकॉज उसमें रिस्क कंपैरेटिवली आपको ज्यादा दिखाई देगी। ट्रांजैक्शंस आप जो भी कर रहे होंगे वो सभी ट्रांजैक्शंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में या होल्डिंग स्टेटमेंट पे बरोबर से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो भी आपको चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। कैश में कृपया कोई भी ट्रांजैक्शन आप ना करें, क्योंकि इंडियन कैपिटल मार्केट्स में कैश रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वो बैन की गई है। सो आपको जो भी ट्रांजैक्शन करना है वो आपको चेक द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या ऑनलाइन हमारे जो मोड्स है जैसे कि एनईएफटी है, आरटीजीएस है, कई जगह आपको यूपीआई या फिर आपको एनएसीएच, ये माध्यम भी नजर आएंगे। जो भी आप इस्तेमाल कर पाओ, जो भी आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, वो आप ट्रांजैक्शन मोड यूज करके आप अकॉर्डिंगली आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो आप कर सकते हो।
और कौन सी चीजों को आपको नहीं करना है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरमीडियरी जिसके थ्रू आप आपके ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। सो कोई भी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के थ्रू आप ट्रांजैक्शन आपकी ना करें, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस ना जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होने की संभावना है। हमेशा याद रखें कि कोई भी प्रोडक्ट में अगर आपको ज्यादा रिस्क दिखाई देती है या ज्यादा रिटर्न दिखाई देता है तो उसमें उतनी ही ज्यादा रिस्क भी होते आपको नजर आएगी। सो आपको वो रिस्क लेनी है या नहीं लेनी है ये आपको इंडिविजुअली समझना है। वापस एक बार कहना चाहूंगा कि दूसरों को वो रिस्क लेनी है कि नहीं ये आप वो देखने की कोशिश ना करें। खुद आप वो रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं ये पहले समझे और उसी तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। हमेशा याद रखिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलनी जरूरी है। वो जानकारी आप अगर ढूंढ पाओ तो बहुत अच्छे, अगर ना ढूंढ पाओ तो कोई एक्सपर्ट्स को आप पूछ के वो जानकारी को पहले हासिल करें, वो जानकारी को सही तरीके से आप समझे। वापस एक बार आप ना समझ पाओ तो एक्सपर्ट्स को वो पूछे और उसके बाद ही आपकी जो भी डिसीजन है वो आप उस तरह से बाद में ले सकते हो। हमेशा याद रखें कि आपके पास जानकारी शायद उपलब्ध हो मगर वो जानकारी सही है कि नहीं ये आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस तरह से सभी इन चीजों को आप याद रख के इन सभी चीजों का आप सही तरीके से इस्तेमाल करके फिर ही आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहो वो आगे जाके आप इस प्रकार से कर सकते हो। वापस एक बार आपका सेशन खत्म करने से पहले और संजीव सर को आगे देने से पहले ये कहना चाहूंगा कि ये सभी जानकारी को आप सही तरीके से समझे। इसकी जो भी आपको जिस तरह से एनालिसिस करनी है वो अपनी तरीके से करे। अगर आप वो ना कर पाओ तो कोई भी एक्सपर्ट्स जो आप जिनको आप ट्रस्ट करते हो उनको आप पूछे और उस तरीके से बाद में आप आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो वो आप कर सकते हो। सभी का वापस एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सेशन को अटेंड किया और जो भी हमने इंफॉर्मेशन आपको जानकारी देने की कोशिश की है वो आपको सही तरीके से समझी होगी ऐसी एक एक्सपेक्टेशन रखता हूं। और अभी आपके कोई भी अगर प्रश्न हो तो सबसे पहले तो संजीव सर को कुछ और ऐड करना हो तो उनको पहले हैंड ओवर करूंगा, उसके बाद में आपके अगर कोई प्रश्न हो तो वो हम लेंगे। धन्यवाद संजीव सर। जी सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने काफ़ी अच्छा सेशन लिया और काफ़ी डिटेल में बारीकी से आपने मतलब सेक्टर इंडेक्स के ऊपर, एग्रीडेक्स के ऊपर और प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी जानकारी दी हमारे जितने भी आज के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो थैंक यू उसके लिए। अब अगर किसी पार्टिसिपेंट्स का कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं आज के सेशन से रिलेटेड। देख रहा हूँ किसी भी पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो फिर हम ये अंडरस्टूड करें कि आप लोगों को जो भी आज जानकारी दी गई है वो अच्छे से समझ में आ गई है। तो वन सेकेंड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेशन फॉर इन दिस सेशन। एंड अमोक सर आपको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने सेशन अच्छे से सबको समझाया। थैंक यू। सभी का धन्यवाद, थैंक यू। हेलो। हेलो।